हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिवाइस स्टेटस टेबल। तो डिवाइस स्टेटस टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है और ये कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिवाइस स्टेटस टेबल है जिसमें पहला डिवाइस सपोज है कार्ड रीडर 1 और इसका स्टेटस है आइडल बिकॉज इसको कोई यूज नहीं कर रहा है। डिवाइस टू है लाइन प्रिंटर और स्टेटस है बिजी बिकॉज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर लाइन प्रिंटर एड्रेस और उसका लेंथ दिया हुआ है जिससे ये जो लाइन प्रिंटर है ये प्रिंटिंग के लिए जाएगा। फिर आता है डिवाइस यूनिट 1 आइडल है, डिस्क यूनिट 2 ये भी आइडल है और डिस्क यूनिट 3 ये हमारा बिजी स्टेट में है बिकॉज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट फॉर डिस्क 3। फाइल ऑपरेशन है रीड और एड्रेस और लेंथ दिया है कि कौन से एड्रेस से हमें कितने लेंथ का डेटा रीड करना है। फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर डिस्क 3 फाइल वाई वाई और ये राइट ऑपरेशन, इसका एड्रेस और लेंथ दिया है तो ये फाइल को हमें अपडेट करना है, दैट इज वाई द डिस्क यूनिट 3 इज पीसी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर। So it is used for high speed IO device able to transmit information at close to memory speeds। मतलब ये जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो फटाफट मेमोरी को यूज कर सकते हैं। इससे हम आईओ डिवाइसेस को हाई स्पीड इनपुट आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर्स ब्लॉक ऑफ डेटा from buffer storage directly to main memory without CPU intervention। मतलब हमारा जो मेन मेमोरी है उसमें हम बफर से डायरेक्टली डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड रादर देन इंटरप्ट एवरी बाइट। तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा मतलब ये जो एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा है वो मेन मेमोरी में आ जाएगा, मतलब ये जो हमारा रैम है इसमें डेटा आ जाएगा। Then main memory, it's a large storage media that CPU can access directly। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन मेमोरी है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और जो हार्ड डिस्क है वो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी, रैम इज द प्राइमरी मेमोरी, hard disk is the secondary memory। So secondary storage मतलब extension of main memory that provides large non-volatile storage capacity। मतलब जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम या फाइल जब रीड होगा तो ये देखिए ये हमारा फाइल है, ये डिस्क से रैम में आ जाएगा और फिर रैम से इस पे कोई भी एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि सीपीयू जो है वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट लार्ज जो स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, हार्ड डिस्क पे हम सब फाइल्स को स्टोर करते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क एक एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें हम मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डिस्क। तो ये एक्सटर्नल है, इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं और फिर लाके अटैच भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से। देन स्टोरेज हायरार्की। तो स्टोरेज हायरार्की व्हाट इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट वी रिक्वायर स्पीड, मतलब हमारा जो स्पीड होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर मैटर करता है हमें कॉस्ट की, कॉस्ट भी हमारा कम होना चाहिए और वॉलेटिलिटी मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कितना टाइम तक मेमोरी में रहेगा। तो वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करेंगे वैसे ही हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब ये जो डेटा है ये परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर देंगे फिर जब ऑन करेंगे तो हमारा डेटा एग्जिस्टिंग होगा। तो हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और रैम जो है वो है वॉलेटाइल, मतलब हमारा जो मेन मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो वो डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। और कैशिंग मतलब कॉपिंग इंफॉर्मेशन फास्टर स्टोरेज सिस्टम, मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो फटाफट मेन मेमोरी से स्टोरेज में जो जाता है उसके लिए कैशिंग यूज होता है।
अब देखिए हायरार्की ऑफ स्टोरेज क्या है, सबसे जो कंप्यूटर या सीपीयू के जो सबसे क्लोज है वो है रजिस्टर्स। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी मतलब एक टेम्पररी मेमोरी होता है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन फटाफट चाहिए तो उसको हम टेम्पररी कैश में स्टोर कर सकते हैं और फिर वहां से वो मेन मेमोरी में जाके स्टोर होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, जैसे कि हार्ड डिस्क। फिर आता है मैग्नेटिक डिस्क, फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि हमारा सीडी, और फिर आता है मैग्नेटिक टेप्स, जो एक्सटर्नल हमारे मैग्नेटिक टेप्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हायरार्की हो गया। अब कैशिंग है, इट्स एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल परफॉर्म्ड एट मेनी लेवल्स इन अ कंप्यूटर, इन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। मतलब हम जो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, ये देखिए जो हमने बताया कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर करते हैं उसे हम बोलते हैं कैशिंग। तो बेसिकली जो भी डेटा हमें बार बार चाहिए उसे हम फटाफट से कैश मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और जब वो डेटा, जिससे कि वो डेटा क्विकली हम सीपीयू को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं कैशिंग। और फिर उसके बाद डेटा हमारा मेन मेमोरी में जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज इन यूज कॉपीड फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर स्टोरेज टेम्पररी। मतलब हमारा जो फास्ट स्टोरेज है वो है कैश, तो इसमें हम डेटा स्टोर कर देंगे और फिर हम लार्जर फाइल्स को मेन मेमोरी में सेंड कर सकते हैं। जो स्मॉलर फाइल्स या स्मॉलर डेटा है उसे हम कैश मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो कैश स्मॉलर देन स्टोरेज बीइंग कैश्ड, कैश मैनेजमेंट important, it's important design problem and size depends on different computers. So the performance at various levels of storage. तो ये देखिए जो हमारा अलग अलग स्टोरेज है उसका परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। जैसे रजिस्टर, टिपिकल साइज लेस देन 1 KB, मतलब बहुत ही छोटा छोटा इंफॉर्मेशन और डेटा लेस देन 1 KB हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कैश मेमोरी में हम 16 MB तक स्टोर कर सकते हैं, ग्रेटर देन 16 GB। 16 GB तक का डेटा हम मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क में हम 100 GB से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सीमॉस, इसके लिए सीमॉस, इसके लिए सीमॉस, डी रैम एंड मैग्नेटिक डिस्क। एक्सेस टाइम इसका है नैनो सेकेंड्स में, बहुत ही कम, दैट इज 0.25, यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे 80 नैनो सेकेंड्स, और यहाँ पे आ जाता है 5000 नैनो सेकेंड्स। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड वो हम देख लेते हैं यहाँ पे 20,000, 5,000, 1,000 एंड 20। managed by compiler, hardware, operating system and operating system, and this is backed by cache। मतलब रजिस्टर के बाद आता है कैश, कैश के बाद आता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के बाद आता है डिस्क, और डिस्क के बाद आता है सीडी और मैग्नेटिक टेप्स। फिर देखते हैं माइग्रेशन ऑफ इंटीजर ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर। तो जैसे हम स्टोर करते हैं तो हमारा डेटा पहले मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी और कैश मेमोरी से रजिस्टर में जाएगा, जिससे वहां पर उसके कैलकुलेशंस या हम कुछ भी उस पर परफॉर्म कर सके। तो इस तरह से हमारा डेटा माइग्रेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू and IO device busy all the time. So what we can do is in one operating system, we can run multiple programming. So multi-programming organized job. So CPU always has one to execute. मतलब ये जो CPU है इसको हम simultaneously program 1, program 2, program 3 ये सब हम एक साथ इसको प्रोवाइड कर देंगे, और सीपीयू क्या करेगा, एक के बाद एक जो प्रोग्राम्स है उसको वो रन करेगा। बट प्रोग्राम 1 का थोड़ा सा पार्ट रन करके वो प्रोग्राम 2 में चल जाएगा, इसका थोड़ा सा पार्ट रन करेगा, फिर प्रोग्राम 3, और फिर से बैक आके फिर प्रोग्राम 1 का रिमेनिंग पार्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम 2, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम 3। तो ये ऐसे साइकिल में
प्रोग्राम्स को रन करेगा, बट यूजर को ऐसा लगता है जैसे कि सारे प्रोग्राम्स P1 P2 P3 ये तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। दूसरा होता है मल्टी टास्किंग। इसमें हम सीपीयू को अलग अलग टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं और वो एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे इंटरेक्टिव, इसको हम इंटरेक्टिव कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम ये 1 सेकेंड से कम होना चाहिए। यूजर हैज एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इन मेमोरी दैट इज प्रोसेस इफ सेवरल जॉब्स आर देयर, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम आ गए तो हम इसे शेड्यूलिंग करेंगे और एक प्रोग्राम को हम मेमोरी से बाहर निकालेंगे और दूसरा प्रोग्राम हम मेमोरी में स्वाइप इन करेंगे। एंड इट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ द मेमोरी लेआउट फॉर मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जैसे कि हमारा विंडोज, तो ये जो विंडोज है ये हमारे मेन मेमोरी में थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये स्पेस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम जो भी जॉब्स ओपन करेंगे जैसे जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4, तो ये हमारे मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब आता है इंटरप्ट ड्रिवन बाय हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? पहला है कि जो इंटरप्ट आएगा तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सॉफ्टवेयर एरर और रिक्वेस्ट क्रिएट एक्सेप्शन और ट्रैप। जैसे कि डिवीजन बाय 0 ये एक एरर है तो इसकी वजह से ट्रैप आ जाएगा और ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। अदर प्रोसेस प्रॉब्लम्स इंक्लूड इनफाइनाइट लूप, प्रोसेस मॉडिफाइंग ईच अदर और द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं। Dual mode operation allowed OS to protect itself and other system components. तो सबसे पहले आता है यूजर मोड एंड कर्नल मोड। यूजर मोड में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं या फिर कर्नल मोड। अब मोड बिट provided by the hardware provides ability to distinguish when system is running user code or kernel code. Some instructions designated as privileged only executable in kernel mode. System call changes mode to kernel, return from call reset to user. मतलब पहले हम अगर कर्नल मोड या यूजर मोड में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मोड बिट है, उसको हम ऑन करेंगे तो कर्नल मोड में रन होगा। फिर हम यूजर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं टू यूजर मोड, अगेन हम शिफ्ट कर सकते हैं टू कर्नल मोड। नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड। सो टाइम टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप process hogging resources. Set interrupt after periodic specific period. That means हम periodic intervals लगा सकते हैं, जैसे कि वो पर्टिकुलर टाइम के बाद एक इंटरप्ट आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्विच कर देगा एंड इट विल execute the kernel process, then it will switch, it will execute the user process, like that we will switch. So when counter 0 generates an interrupt, so this type of processing it will get halt and the system will change from user mode to kernel mode. देखिए यहाँ पे हमारे पास यूजर मोड में प्रोग्राम रन हो रहा है, फिर जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो ये जो रैप मोड बिट है ये 0 हो गया। सो सिस्टम विल एग्जीक्यूट, system calls will execute, then it will return and again the user mode will get activated. Now process management. A process is a program in execution. मतलब हमारे पास बहुत सारे programs हैं बट जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम बोलेंगे ये एक प्रोसेस है, दैट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो it's a unit of work within the system and program is a passive entity, process is an active entity। मतलब मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, P1 P2
P3 like that. बट जब हम ये पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हो जाता है एक्टिव. देन प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेस. सो रिसोर्सेस में हमारे पास कौन से रिसोर्सेस चाहिए? एक तो मेमोरी, दूसरा सीपीयू, और तीसरा है इनपुट आउटपुट. अगर फाइल्स की जरूरत है तो दैट फाइल इज ऑल्सो रिसोर्स. तो ये हो गया रिसोर्सेस. इनिशियलाइजेशन डेटा मतलब हमें प्रोग्राम काउंटर, देन पीसीबी, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, ये सब हमें सेट करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन डेटा. Process termination requires reclaim of any reusable resource. Then there is a program counter. मैंने अभी जैसे बोला प्रोग्राम काउंटर की हमें जरूरत है. प्रोग्राम काउंटर होगा तो अगर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है तो PC, that is program counter, it will always point to the first instruction. जैसे हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, फिर इसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर. And it will keep track of which instruction will get executed next. So next is the process management activities. The operating system is responsible for the following, like creating and deleting both user and system process. मतलब creating and deleting system and user processes, that is done. Then suspending and resuming process, providing mechanism for synchronization, process communication, and deadlock handling. So these are all the activities of process management. Then comes the memory management. So all the data in the memory before and after processing is taken care in the during the memory management. All instructions in memory in order to execute, मतलब हमें जो भी instructions को execute करना है वो हम main memory में store करेंगे. Then CPU utilization and computer response to user. Then memory management activities. So memory management activities क्या है? Keeping track of which part of the memory are currently used and by whom. Deciding which process and data should move in and out of the memory. Allocating and deallocating memory space. फिर आता है स्टोरेज मैनेजमेंट. तो हमारे पास स्टोरेज के लिए है हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड ऑप्टिकल फाइल्स. तो मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो हार्ड डिस्क है that will not be full, otherwise it will be full with after few years. So we need to do memory management. So OS provides uniform local view of information storage, abstracts physical properties to logical storage unit, that is file. Each medium is controlled by a device. File system management. File usually organized into directories and then use OS activities. इसमें क्या है? Creating and deleting files, primitives to manipulation of files, mapping files to secondary storage and backup. So this is taken care. Now mass storage and IO subsystem we will discuss in the next video. Thank you.